तो लास्ट लेक्चर में हमने एग्रोबैक्टीरियम और उसके अंदर जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसमें कौन कौन सी जीन्स होती हैं ये देखा था, और टीआई प्लाज्मिड में जो टी डीएनए वाला पोर्शन है उसका ट्रांसफ़र एग्रोबैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल जीनोम में कैसे होता है ये भी देखा था। अब इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके कैसे वेक्टर सिस्टम डिज़ाइन किया गया है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो अगर टी डीएनए का ट्रांसफ़र हमको करना है तो बेसिकली 3 मेजर एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेफ़्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस, वेयर जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ क्रोमोसोमल जीन्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्रोमोसोमल वेरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो जीन्स होती हैं क्रोमोसोमल वेरुलेंस के लिए और बाकी दूसरी जीन्स ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में लोकेटेड होती हैं। अब ये जो क्रोमोसोमल जीन्स होती हैं ये बैक्टीरिया में किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो सबसे पहला है एक्सोपॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये जीन्स। बैक्टीरियल मैच्योरेशन और सिक्रीशन का मतलब कि जो टी डीएनए का सिक्रीशन होना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो होना है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस, इसका मतलब कि टी डीएनए का ट्रांसफ़र बैक्टीरिया से प्लांट में, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम देखेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन, ये पहला स्टेप है। और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने के लिए जो टी डीएनए है उसको सबसे पहले डिसआर्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टी डीएनए जब प्लांट सेल में जाए हमारी टारगेट जीन को लेके तो प्लांट सेल में ये फिर से डिजीज़ कॉज करे, यानी क्राउन गॉल ट्यूमर डिजीज़ कॉज करे, ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए इसको डिसआर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हम ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन की जीन्स को रिमूव कर देते हैं टी डीएनए से। तो इस तरीके से टी डीएनए डिसआर्म हो जाता है। अब टीआई और आरआई प्लाज्मिड्स के साथ कुछ परेशानियां होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट की प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि जब डीएनए का साइज़ बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। ऐसे केस में अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो लार्ज जीनोम है वो कई पार्ट्स में स्प्लिट कर जाएगा। तो यूनिक यानी कि सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होना लार्ज साइज डीएनए में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि इनका कॉपी नंबर लो होता है, जिसकी वजह से हमारी टारगेट जीन का इंटीग्रेशन वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इनका आइसोलेशन और मैनिपुलेशन इन विट्रो कंडीशंस में डिफ़िकल्ट होता है, एंड दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ दिस प्लाज्मिड्स। और जो और बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये ई कोलाई में रेप्लिकेट नहीं करते हैं। ई कोलाई एक बैक्टीरियल सिस्टम है जिसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेरिमेंटल सिस्टम में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में। और अगर ई कोलाई को एज अ होस्ट हम नहीं यूज़ कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होती है। दूसरे बैक्टीरियल सिस्टम इतना ज़्यादा डिटेल्ड स्टडीड नहीं है तो उनके साथ कुछ और इश्यूज या चैलेंजेस आ सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ को कैसे रिमूव किया गया, तो 2 नॉवल स्ट्रेटजीज़ अख्तियार की गई, जिसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी है बाइनरी वेक्टर स्ट्रेटजी, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो टी डीएनए वाला पोर्शन है उसको 2 सेपरेट रेप्लिकॉन्स में स्प्लिट कर दिया जाता है, और ये जो दोनों रेप्लिकॉन्स हैं ये अभी भी एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ही मौजूद हैं। और इस कंडीशन में जो वेर प्रोटीन्स हैं ये दोनों रेप्लिकॉन्स पे एक्ट कर सकती हैं, और जब ये दोनों रेप्लिकॉन्स पे एक्ट कर सकती हैं तो जो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट वाला प्रोसेस है उसको मीडिएट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें जो टी डीएनए है और वेर जीन्स,
इन दोनों को अलग अलग रेप्लिकॉन्स पे लोकेट किया गया, यानी टीडीएनए पहले रेप्लिकॉन पे और विरजीन्स दूसरे रेप्लिकॉन पे। इस सिस्टम को कहा गया टीडीएनए बाइनरी वेक्टर सिस्टम। तो इस सिस्टम में 2 प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये दोनों प्लाज्मिड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं क्योंकि ये एक ही बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब कि एक प्लाज्मिड में ये विर जीन्स मौजूद हैं तो वो अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगी, जो कि दूसरे प्लाज्मिड पे मौजूद टीडीएनए की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीडीएनए कैरिड बाय वन प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड टू प्लांट क्रोमोसोमल डीएनए बाय प्रोटीन्स कोडेड बाय विर जीन्स कैरिड बाय अदर प्लाज्मिड। तो इस तरीके से ये दोनों प्लाज्मिड्स या दोनों रेप्लिकॉन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विर जीन और टीडीएनए सेपरेट प्लाज्मिड्स पे मौजूद रहते हैं। टीडीएनए के ट्रांसफ़र के लिए सिर्फ लेफ़्ट और राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या ओपाइन जीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा टीआई प्लाज्मिड है जिसमें विर जीन्स मौजूद हैं और ओरिजिन तो ही है इसमें। और ये बना हमारा बाइनरी वेक्टर जिसमें हमारे पास ये टीडीएनए वाला पोर्शन है पूरा, कंटेनिंग लेफ़्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस। इसके बाद इसमें प्लांट जीन्स को क्लोन करने की भी साइट मौजूद है, ये ब्लैक कलर में दिख रहा है हमको। एक सेलेक्टेबल मार्कर भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं टीडीएनए में ताकि ये टीडीएनए जाके होस्ट से इंटीग्रेट किया कि नहीं ये हमको पता चल सके। फिर एक और सेलेक्टेबल मार्कर जो कि बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। देन वी हैव दिस 2 ओरी, एक तो एग्रोबैक्टीरियम का ओरी है, दूसरा इकोलाई का ओरी भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो उससे फ़ायदा ये है कि इसको इकोलाई में भी रेप्लिकेट कराया जा सकता है। इसी डायग्राम का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये टीडीएनए बाइनरी वेक्टर तैयार किया गया है, सिमिलर है जैसा हमने पहले बताया। इसमें ई कोलाई का भी ओरी है, एग्रोबैक्टीरियम का भी ओरी है। सेलेक्टेबल मार्कर इसमें प्लांट का भी है और सेलेक्टेबल मार्कर इसमें बैक्टीरिया का भी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने कहाँ पे डाल दिया है, टीडीएनए वाले पोर्शन में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेफ़्ट बॉर्डर से लेके राइट बॉर्डर तक। अब इस टीडीएनए बाइनरी वेक्टर को बैक्टीरियल सेल में एग्रोबैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एग्रोबैक्टीरियल सेल में ऑलरेडी एक और प्लाज्मिड मौजूद है जिसको हम विर हेल्पर कह रहे हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ विर जीन्स हैं और एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इट इज़ ऑलरेडी रेसिडेंट इन एग्रोबैक्टीरियम, यानी पहले से मौजूद है। तो जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो इस विर जीन की हेल्प से ये जो टीडीएनए है इसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट का काम फैसिलिटेट होगा। तो इस तरीके से बाइनरी सिस्टम जो है वो वर्क करता है। दूसरी नॉवल स्ट्रेटजी हमारे पास है को इंटीग्रेशन वेक्टर स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या करते हैं और इस स्ट्रेटजी को इवॉल्व करने के पीछे क्या मकसद था। देखिए 2 चैलेंजेस हैं हमारे पास टीआई प्लाज्मिड के को लेके। पहला तो ये कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इस वजह से इसको इन विट्रो कंडीशन में मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। दूसरा जो एक चैलेंज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होने की संभावना बहुत कम होती है, एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हो सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया बाई कंस्ट्रक्टिंग अ को इंटीग्रेटिव वेक्टर्स। तो इसमें क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, मतलब एक कॉमन वेक्टर बना देते हैं। यहाँ बाइनरी वेक्टर में क्या था कि 2 अलग अलग वेक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए करते कैसे हैं इसको। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको फाइनली हमको टीआई प्लाज्मिड वेक्टर में इंट्रोड्यूस करना है, और इस टीआई प्लाज्मिड वेक्टर को ऑलरेडी डिसआर्म करके ही रखा जाता है ताकि ये डिजीज़ ना कॉज कर सके। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको पहले इसकी सब क्लोनिंग की जाती है ई कोलाई प्लाज्मिड में। टीआई प्लाज्मिड में तो ये बाद में जाएगा, लेकिन पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को ई कोलाई प्लाज्मिड में क्लोन किया जाता है।
ये प्लाज्मिड जो है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर। ये एक PBr322 बेस प्लाज्मिड होता है इकोलाई वाला, और इसी में टीडीएनए रीजन मौजूद होता है। अब समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। तो ये हमारा इंटरमीडिएट वेक्टर हो गया, इसके पास टीडीएनए मौजूद है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंसर्ट कर दी गई इसमें, और इसके पास एक PBr322 का भी सीक्वेंस मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये PBr322 सीक्वेंस है। अब ये जो इंटरमीडिएट वेक्टर बनाया गया है इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम में कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के द्वारा। तो होता क्या है, जब ये एग्रोबैक्टीरियम में पहुंचता है तो हमारा इंटरमीडिएट वेक्टर जिसके पास PBr322 सीक्वेंस है ये रिकॉम्बाइन करता है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड से, और डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड के पास भी PBr322 सीक्वेंस मौजूद होता है। तो ये जो दोनों PBr सीक्वेंसेस हैं ये होमोलॉगस होने की वजह से यहाँ पे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और इस रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी ये आई यहाँ पे इंटरमीडिएट वेक्टर में, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट हो जाती है। अब ये प्लाज्मिड यानी इंटरमीडिएट वेक्टर और ये डिसआर्म प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड ये दोनों आपस में इंटीग्रेट कर गए बिकॉज ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, और एक लार्ज को इंटीग्रेटिव वेक्टर तैयार हो गया। अब ये जो लार्ज को इंटीग्रेटिव वेक्टर तैयार हुआ है, दिस विल फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ टीडीएनए अलॉन्ग विद आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे काम लगभग बाइनरी वेक्टर वाला ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जगह टीडीएनए है, दूसरी जगह बेर जीन्स हैं, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स को आपस में कंबाइन कर दिया गया, तो को इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड लास्ट में तैयार हो गया हमारा। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो अपनाते हैं टीआई प्लाज्मिड को प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करने के दौरान।